हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग वेल्डर ट्रेड का जो AITT जो एग्ज़ाम होती है, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, जो साल में एक बार होती है, जो ITI में पढ़ते हैं वो बच्चों के मॉडल सेट लेकर के आए हैं उनके लिए। यह होगा आपको वेल्डर ट्रेड का, ठीक है। वेल्डर ट्रेड का तीसरा नंबर मॉडल सेट है। आपने 1 नंबर और 2 नंबर जो मैंने बनाया हूँ उसको आप लोग देखिएगा। उससे आपको बहुत सारी बातों को क्लियर हो जाएगा कि हाँ, यह कितना आपको एग्ज़ाम के लिए रिलेटेड है, ठीक है। और इसका जो है PDF, इसका PDF आर्क मास्टर ऐप है, जो इस वीडियो के जो लिंक में आपको यह ऐप मिल जाएगा, उसमें आपका एक PDF मिलेगा। और इस PDF में बहुत सारे अच्छी तरह से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, जो आप आगे देखेंगे उसमें बता देंगे। बहुत सारा अच्छा से एक्सप्लेन किया है, उसको आप पढ़ करके आप बहुत सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडल सेट नंबर 3। ओके, आइए। इलेक्ट्रिक शॉक की गंभीरता किस कारक पर निर्भर करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉक की गंभीरता किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, यानी इलेक्ट्रिक शॉक कितना आपको लगा है, कैसे लगा है, ठीक है, कितना अधिक है, कितना कम है, यह कैसे आपको पता चलेगा, किस पर निर्भर करता है। तो देखिए, कपड़ों के रंग से आपको इलेक्ट्रिक शॉक का कुछ लेना देना नहीं है। मशीन की आयु से भी इलेक्ट्रिक शॉक की कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। धारा के स्तर, धारा यानी होता है करंट का लेवल, करंट के लेवल से आपको इसकी ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि करंट के लेवल कम हो ज़्यादा हो उस पर आपको निर्भर करेगा, ठीक है। तो यहाँ धारा के लेवल स्तर से आपको क्या करता है, इलेक्ट्रिक शॉक पर फर्क पड़ता है। आप देखिए, धारा जो है, धारा करंट, ठीक है, करंट आपको मानव को 30 मिली एम्पियर तक भी लगता है। 30 मिली एम्पियर तो वह घातक हो सकता है, 30 मिली एम्पियर यह घातक कर सकता है। आपको अगर 5 मिली एम्पियर लगता है, ठीक है, 5 मिली एम्पियर लगता है, 5 मिली एम्पियर, तो यह केवल झटका दे करके झंझना तक करके छोड़ देगा, ठीक है। उसके ज़्यादा अगर यह 20 रहता है, 20 मिली एम्पियर का करंट रहता है, तब आपको क्या करता है, थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और 30 जो होता है वह और भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। आपको 230 का या 220 का मशीन होता है, 200 वोल्ट का होता है, ठीक है। और मानव का जो रेजिस्टेंस होता है, मानव का रेजिस्टेंस होता है ओम, ठीक है। 1000 ओम इसका रेजिस्टेंस मापा जाता है, ठीक है, या 1 किलो ओम, ठीक है, ये हो सकता है। तो आपको 1000 ओम होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस मानव का जो है यह मापा जाता है जब इलेक्ट्रिक के जो भी हम लोग सिस्टम में आते हैं सेफ्टी में, तो 1000 इसको माना जाता है कि 1000 रेजिस्टेंस है। वह घटता बढ़ता रहता है। जब आप सूखे रहिएगा, आपका शरीर सूखा रहेगा तो रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा रहेगा, जब गीला रहेगा तो रेजिस्टेंस थोड़ा कम रहेगा। तो एक मान के चलिए 1000 रहता है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए, I इक्वल टू होता है, I माने धारा इक्वल टू होता है वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस, ठीक है, वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस। तो आप देखिएगा 220 है और यहाँ 1000 है, इससे कटता है तो ये कितना हो जाएगा, 22 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। 22 एम्पियर होता है। इसमें आपको 220 मिली एम्पियर ये आपका होगा,
220 मिली एम्पियर। यानी आपको 220 वोल्ट का है या 230 वोल्ट का अगर करंट आता है, वोल्टेज होता है ना कि हाँ घरेलू जो वोल्ट होता है कितना होता है, 220 वोल्ट का होता है। 220 वोल्ट में आपको 230 मिली एम्पियर करंट आपको लगेगा। तो वह बहुत ही ज़्यादा झटका हो गया, वह बहुत ही सहने लायक नहीं होगा, वह बहुत ही खतरनाक होता है। आपको यह देखना होगा कि मानव को इस हिसाब से 30 मिली एम्पियर का झटका ही काफ़ी है उसको समेटाने के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और यहाँ रेजिस्टेंस आपको 1000 ध्यान रखना है। इस हिसाब से आप किसी भी जो है धारा को, उसके बाद जो भी आएगा सारा ही आपको खतरे से खाली नहीं रहेगा। तो अब देखिए कि यह क्या है, तो धारा के स्तर से धारा जितना ज़्यादा अधिक होगा उतना जल्दी समेटाने का चांस रहता है। ठीक है, तो यह इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। ओके, चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट। धारा का स्तर, ठीक है ना, धारा के स्तर इसका मेन। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन, वेल्डिंग लीड को जोड़ने के लिए किस फिटिंग का उपयोग किया जाता है। देखिए वेल्डिंग लीड होता है, जैसे कि आप मशीन, वेल्डिंग मशीन हो गया और एक इलेक्ट्रोड होल्डर हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड होल्डर और वेल्डिंग मशीन, उसके बीच क्या रहता है, वेल्डिंग केबल रहता है, लीड रहता है। तो लीड को जब हमको मशीन से जोड़ना है, ठीक है, लीड को क्या करना है, मशीन से जोड़ना है। क्लियर, तो लीड को जब मशीन से जोड़ते हैं, ये हो गया यहाँ पर और यहाँ पर, या नीचे भी रहता है, नीचे रहता है, कभी कभी ऊपर रहता है, कभी कभी नीचे रहता है। तो इस लीड को इससे जोड़ना है हमको, इसके साथ इसे अटैच करना है। तो इसको बोलते हैं लग। क्या बोलते हैं, LUG, लग बोलते हैं। ठीक है ना, तो किससे जोड़ते हैं, तो लग से जोड़ते हैं उसको। क्लियर ना, लग से जोड़ते हैं। यहाँ पर जब टेबल रहता है, तो टेबल के साथ एक को कनेक्ट किया जाता है, तो यह अर्थ क्लैंप यहाँ पर लगा रहता है। इसको क्या किससे जोड़ा जाता है, अर्थ क्लैंप से। ये भी याद रखना है, अर्थ क्लैंप, अर्थ क्लैंप। यहाँ पर किससे जोड़ा जाएगा, अर्थ क्लैंप से। यहाँ पर किससे जोड़ा जाएगा, तो लग से, केबल लग, केबल लग। ठीक है, तो केबल लग से आपको वहाँ पर जोड़ा जाता है। यह केबल लग जो है किस चीज़ का बना होता है, तो कॉपर का बना होता है, कॉपर, तांबा का बना होता है। ठीक है, और यह केबल लग 3 तरह के आता है, 300 एम्पियर, 400 एम्पियर और 600 एम्पियर। ठीक है, ये 3 वेराइटी का केबल लग आता है। ठीक है, 3 वेराइटी का केबल लग आता है। और किस चीज़ का बना होता है, तांबा का बना होता है। केबल लग कहाँ पर लगता है, तो यह केबल को इससे मशीन से अटैच करने के लिए केबल लग का उपयोग किया जाता है। ओके, और यहाँ पर किससे किया जाता है, अर्थ क्लैंप का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा कि यहाँ केबल लग क्या है। आपको मैं यहाँ एक चीज़ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए यह आपका एक्सप्लेन है, यह जो है आपका एक्सप्लेन किया हुआ है, एक्सप्लेन किया गया है। और साथ में आप देख रहे हैं कि इसका जो इम्पोर्टेंस हिंट्स जो है, कीवर्ड, जिसे लग हो गया, तो यहाँ लग लिखा हुआ है। ठीक है, संयोजक टर्मिनल इसको बोलते हैं। क्राइम्पिंग, तो यहाँ क्रिम्पिंग यहाँ देखिए प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है ना, दबा कर जोड़ना, जिसको बोलते हैं दबा कर जोड़ना। टर्मिनल, यहाँ टर्मिनल लिखा हुआ है, यहाँ संपर्क बिंदु हो गया। ठीक है, कनेक्शन, तो यहाँ देखिए कनेक्शन यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, कनेक्शन का इंग्लिश संयोजन होता है हमारे जोड़ना। तो यानी आपको प्रोनाउंसिएशन जो है सहित आपको दिया गया है। आप इसको पढ़ने का जरूर प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में, आंसर में यह इंग्लिश टर्म आता है और आपको जानना जरूरी है। क्लियर, कितनों आप कहिए कि इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंग्लिश नहीं रहेगा तो लगभग पिछड़ जाता है आदमी। ठीक है, तो इसलिए आपको इस ऐप पर आपको यह उपलब्ध है, आप वहाँ से ले सकते हैं। चलिए, ऊष्मा के स्रोत के आधार पर वेल्डिंग प्रोसेस को कितने समूह में बांटा गया है। ठीक है, कितने समूह में वर्गीकृत ऊष्मा के आधार पर, आप जब निम्मी का बुक पढ़े होंगे तो आपको ऊष्मा के आधार पर उसमें बांटने का किया गया है कि हम उसको ऊष्मा के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो आप ऊष्मा के आधार पर, एक हो गया इलेक्ट्रिक,
इलेक्ट्रिक, दूसरा हो गया गैस, तीसरा हो गया अन्न। ठीक है, अन्न, इसमें न गैस का उपयोग किया जाता है न ही इलेक्ट्रिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, न ही गैस का उपयोग किया जाता है और न ही इलेक्ट्रिक का उपयोग किया जाता है। तो तीन तरह के आपका ऊष्मा के आधार पर हुआ। इलेक्ट्रिक में आपको इलेक्ट्रिक आर्क आता है। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। ठीक है, उसके बाद रेसिस्टेंस वेल्डिंग आता है। तीसरा लेजर बीम वेल्डिंग आता है। लेजर बीम वेल्डिंग आता है। यानी मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग लिखते जाइएगा। यहाँ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो, मैंने थोड़ा तेज़ी से लिख रहा हूँ, अक्षर हिंदी में लिखना पड़ता है, थोड़ा सा परेशानी होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब मैं बोल रहा हूँ वो आप लिखते चले जाइए। ठीक है ना। तो लेजर बीम वेल्डिंग हुआ, रेजिस्टेंस वेल्डिंग होगा, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग हो गया, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग होता है, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग हो गया। पांचवा में इंडक्शन वेल्डिंग भी होगा, इंडक्शन वेल्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इलेक्ट्रिक का होता है। क्लियर। अब गैस में आइएगा तो ऑक्सी एसिटिलीन, ऑक्सी हाइड्रोजन, ऑक्सी कोल गैस, ऑक्सी एलपीजी। ठीक है, ऑक्सी एलपीजी। उसके बाद हवा प्लस एसिटिलीन। ये आपको गैस वेल्डिंग के प्रकार में आपको आ जाएगा। अदर में हो गया आपको फ्रिक्शन वेल्डिंग हो गया, फ्रिक्शन वेल्डिंग हो जाएगा। ठीक है, एक में। दूसरा हो जाएगा आपको फ्रिक्शन वेल्डिंग, प्लास्टिक वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग हो जाएगा। इससे थर्मिट वेल्डिंग भी हो जाएगा, थर्मिट वेल्डिंग। ये अदर सोर्स में हो गया। ठीक है, अदर सोर्स में हो जाएगा। इसमें क्या है कि ना आपको गैस का उपयोग किया जाता है, ना ही आपको इलेक्ट्रिक का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रिक का उपयोग किया जाता है, यहाँ पर क्या है, गैस का उपयोग किया जाता है। तो आप देख लिए होंगे कि वेल्डिंग के प्रोसेस जो है कितने समूहों में बांटा गया है, तो 3 समूहों में बांटा गया है। आपको तीनों समूहों का एक्सप्लेन कर दिया गया है, ये आप इसमें समझ गए होंगे। ओके, आइए, बट वेल्ड क्या है। ठीक है, बट वेल्ड क्या है। देखिए, बट वेल्ड और वेल्ड 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, बट वेल्ड एंड फिलेट वेल्ड। बट वेल्ड क्या होता है, बट जो होता है जो आपको आमने सामने करके जो आमने सामने जो होता है उसको जोड़ना होता है, तो उसको बोलते हैं बट वेल्ड। बट ज्वाइंट भी इसी को बोलते हैं, ऐसा ही तरह को बट ज्वाइंट भी कहा जाता है। यह हो गया बट वेल्ड। जब आपको इस तरह से यहाँ जोड़ना है तो ये हो गया फिलेट वेल्ड। यहाँ पर वेल्डिंग करना है तो ये हो जाएगा फिलेट वेल्ड, फिलेट वेल्ड। ये हो जाएगा आपको बट वेल्ड। ठीक है, बट वेल्ड एंड फिलेट वेल्ड। ठीक है ना। आपको अगर ग्रुप वेल्ड भी करिएगा ना, ग्रुप वेल्ड, ये हो गया ग्रुप वेल्ड, तो ये आमने सामने ही है, इसलिए इसको भी बटे वेल्ड बोलेंगे। बट वेल्ड बोल सकते हैं या ग्रुप वेल्ड बोल सकते हैं। ठीक है ना, इसको बट वेल्ड या ग्रुप वेल्ड। ठीक है, और इसको बट वेल्ड, ये हो गया फिलेट वेल्ड। तो अब क्या कह रहा है कि बट वेल्ड क्या होता है, बट वेल्ड क्या होता है। तो क्या होता है, देखिए, ये देखिए, इसके जो है सतह, दोनों सतह को अगर सतह स्तर पर अगर जोड़ा जाता है, दोनों सतह के बीच में देखिए कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 180 का एंगल बन रहा है। कितना का, 180 का एंगल बन रहा है। ये देखिए, ये कितना का एंगल बन रहा है, तो 90 का एंगल बन रहा है। इसमें देखिएगा ये कितना का एंगल बनेगा, तो 180 का बनेगा। क्लियर ना। तो जब बट वेल्ड क्या कहलाएगा और फिलेट वेल्ड कौन कहलाएगा, तो फिलेट वेल्ड जिसका जब जोड़ते हैं,
ठीक है, जो जोड़ते हैं वो सतह के बीच के जो है वह एंगल कितना का हो गया, 90 का, तो वो आपको हो जाएगा क्या, फिलेट। जो 180 का एंगल हो गया, 180 का एंगल हो गया, तो वो आपको 180 का एंगल हो गया, तो वह क्या कहलाएगा, तो बट वेल्ड कहलाएगा। तो आप इस ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन में देख सकते हैं सतह पर 180 का कॉर्नर जोड़। देखिए कॉर्नर जोड़ है ना, तो कॉर्नर कैसे जुड़ाता है, आप ऐसे देख ले सकते हैं। आपको मैं इस तरह से बता सकता हूँ, ये हो गया और ये हो गया, ये कॉर्नर जुड़ा रहा है, ठीक है, कॉर्नर पर वेल्डिंग किया गया, ठीक है ना, कॉर्नर पर वेल्डिंग किया गया। तो कॉर्नर पर वेल्डिंग किया तो ये दोनों सतह के बीच का कितना एंगल है, कितना एंगल है, तो 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। इससे आपको पता कर लेना है। जैसे यहाँ कॉर्नर पर 90 डिग्री हुआ तो वह क्या हो गया, बट वेल्ड नहीं होगा, कौन सा होगा, फिलेट वेल्ड होगा, क्योंकि यहाँ भी 90 डिग्री है। किनारा को जोड़ते हैं तो वो भी नहीं होगा, तो इस तरह से ये आपका 180 डिग्री पर इसका जोड़ पर होगा, तो वह आपको हो जाएगा। ओके, अब किनारा में भी, एज ज्वाइंट में भी ऐसा हो सकता है, एज ज्वाइंट भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या है कि देखिए एज ज्वाइंट कैसा होता है, ऐसे ऐसे होता है, ठीक है, यहाँ पर ज्वाइंट किया जाता है, यहाँ पे ज्वाइंट किया जाता है, क्लियर, यहाँ पे ज्वाइंट किया जाता है, या यहाँ पे ज्वाइंट होता है, और नहीं तो आपको इतना खड़ा होता है, छोटा थोड़ा सा ही खड़ा होता है, इतना खड़ा होता है, इतना, और यहाँ पे ज्वाइंट किया जाता है। तो यहाँ पर भी आपको 180 डिग्री ही हुआ, लेकिन यह आपको कन्फ्यूजन में रख दिया है। इसको हम प्रयास करेंगे अगला में करने के लिए कि यह क्या कह रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से लग रहा है कि ये ज्वाइंट भी आपको बट वेल्ड में आएगा। ओके, चलिए, लेकिन इसका जो मेन है, आप अगर इस तरह का ऑप्शन आता है तो मेन आपको यह देखिएगा कि 180 डिग्री सतह का जोड़ है, तो आप उसको आंसर दे सकते हैं। किस वेल्ड को ग्रूव वेल्ड भी कहा जाता है, वेल्ड भी कहा जाता है, ग्रूव वेल्ड, यही हम आपको इसमें भी बताए थे। ग्रुप वेल्ड हो गया क्या, ग्रुप वेल्ड हुआ ना, अच्छा, तो ग्रुप वेल्ड होगा, तो ग्रुप वेल्ड में यह ग्रुप वेल्ड हुआ, तो यह आमने सामने है, ठीक है ना, यह आमने सामने है, यह 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, ग्रुप वेल्ड है, तो 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, बट वेल्ड कह सकते हैं, क्या सकते हैं, बट वेल्ड, बट वेल्ड, ये आपका ग्रुप वेल्ड में बट वेल्ड आ जाएगा। ओके, फिलेट वेल्ड आप समझ गए हैं कि फिलेट वेल्ड जो है 100 सीधे 90 डिग्री का एंगल बनता है, तब वह, ठीक है, फिलेट वेल्ड में आ जाएगा। ओके, इलेक्ट्रिक प्रेशर को किस नाम से जाना जाता है। देखिए इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है, जैसे कि आपका जो चालक होते हैं, ठीक है, जो तार होता है, जब इलेक्ट्रिक करंट बहता है, ठीक है, करंट बहता है, तो जब तक ये प्रेशर नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिक प्रेशर नहीं रहेगा, तब तक इसमें करंट नहीं बह सकता है, ठीक है। तो प्रेशर को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर कौन होगा, तो वोल्टेज हो गया, वोल्टेज क्या हो गया, इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कह सकते हैं इसको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो जब यह फोर्स नहीं रहेगा, ठीक है, देखते हैं वोल्टेज नहीं रहता है, वोल्टेज कम रहता है, तो क्या है, करंट बहना कम हो जाता है, ठीक है। अगर वोल्टेज जीरो रहेगा तो इसमें करंट बहेगा ही नहीं, कितना भी करंट दे दीजिए, करंट बहेगा ही नहीं। इसलिए वोल्टेज जितना रहता है, अगर ज़्यादा वोल्टेज रहता है तो यहाँ ज़्यादा करंट पहुँचता है, क्लियर। जैसे कि एलईडी है या कोई बल्ब है, जैसे एलईडी है, LCFL एलईडी है, वो आपको 10 से 20
मिली एम्पियर का जो करंट आता है ना, उससे जलने लगता है। ठीक है, तो इसमें जो है अगर वोल्टेज नहीं हुआ तो देखते हैं बल्ब जो है लुकझुकाने लगता है, आपको पंखा धीरे हो जाता है। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ वोल्टेज कम होने के कारण प्रेशर नहीं बना। ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रेशर नहीं बना। इलेक्ट्रिक प्रेशर नहीं बनेगा तो यह करंट बहेगा नहीं। ठीक है, करंट बहेगा नहीं। तो यही कारण है कि आपको यह इलेक्ट्रिक प्रेशर के कारण ही करंट बहता है, और जब वोल्टेज अच्छा रहेगा तो करंट तेज़ी से बहता है और उससे हमको इलेक्ट्रिक मिलती है, उससे ऊर्जा मिलती है। क्लियर? चलिए, समझ गए होंगे। देखिए, ओपन सर्किट वोल्टेज कब मापा जाता है? ठीक है, ओपन सर्किट वोल्टेज कब मापा जाता है? ये मशीन है, यहाँ से आपको एक जॉब में अटैच कर दिया गया है। ठीक है ना, और एक जो आपको इलेक्ट्रोड होल्डर में लगा करके यहाँ पर आपको कहीं पर यहाँ पर वेल्डिंग करना है। ठीक है ना, वेल्डिंग करना है। तो जब आप यहाँ मशीन ऑन कर दिए, मशीन को क्या कर दिए? ऑन कर दिए, मशीन को ऑन कर दिए। यहाँ पर अभी टच नहीं है, यहाँ पर जो है अभी टच नहीं है, तो टच नहीं रहेगा। क्लियर? टच नहीं रहेगा तो यह मशीन ऑन है, लेकिन यहाँ पर यह इलेक्ट्रोड जो है आपको वर्क में, जॉब में टच नहीं है, छू नहीं रहा है, सटा हुआ नहीं है। ठीक है, तो आर्क नहीं बन रहा है। सीधे समझिए, आर्क नहीं बन रहा है, तब यह कहलाएगा ओपन सर्किट वोल्टेज। ओपन सर्किट वोल्टेज यह ओपन सर्किट वोल्टेज जो है आपको 40 से 100 वोल्ट होता है। ठीक है, 40 से 100, किसी में आपको 50 भी मिल जाएगा। ठीक है, 50 भी मिल जाएगा, लेकिन 50, 110, लेकिन आपको निम्मी का जो बुक का है 40 से 100 के एवरेज में आपको थोड़ा मेरा आगे पीछे रहेगा तो आप टिक मार सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है 40 से 100 रहता है। और कब होता है? जब यह आर्क नहीं बनता है। अगर यही आर्क बन जाता है, जब आर्क बनाते हैं तब उसका वोल्टेज होता है आपको 18 से 55। क्लियर? 18 से 55 वोल्टेज, 18 भी हो सकता है, वहाँ से 55 तक हो सकता है। तो आपको याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्लोज सर्किट वोल्टेज। क्लोज सर्किट वोल्टेज। ठीक है, तो इसको क्लोज सर्किट वोल्टेज कब होगा? जब यह आर्क यहाँ बन रहा है। जब आर्क बन रहा है तब क्लोज सर्किट वोल्टेज। आर्क बनने पर और आर्क नहीं बनने पर, आर्क नहीं बनने पर, तो आर्क नहीं बनता है तो हो गया यह ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक है, ओपन सर्किट वोल्टेज जिसका कितना मान होगा? 40 से लेके 100 वोल्ट होगा। क्लियर? जब आप मशीन चलाइएगा तो 40 से 100 वोल्ट उसमें आएगा। जैसे ही आर्क बनेगा तो वोल्टेज डाउन होगा। वोल्टेज डाउन होकर कितना हो जाएगा? 18 से 55। तो ये हो गया क्लोज सर्किट वोल्टेज, ये हो गया ओपन सर्किट वोल्टेज। अब देखिए आंसर क्या है, आप देख सकते हैं। आर्क बनने पर कौन सा हो जाएगा? क्लोज सर्किट वोल्टेज। क्लोज सर्किट वोल्टेज। ठीक है, इलेक्ट्रोड पिघलने पर, ये भी नहीं हुआ। इलेक्ट्रोड और जॉब के बीच, ठीक है, इसको देख लेते हैं। वेल्डिंग पूर्ण होने पर नहीं, इलेक्ट्रोड और जॉब के बीच जो है नो आर्क नहीं बन रहा है। ठीक है, आर्क नहीं बन रहा है। इलेक्ट्रोड और जॉब के बीच आर्क न होने पर, देखिए यहाँ पर है आर्क नहीं होने पर, यानी यहाँ आर्क नहीं होने पर क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट वोल्टेज। आर्क बनने पर क्या हो जाएगा? क्लोज सर्किट वोल्टेज। आर्क बनने पर कितना वोल्टेज होगा? तो 18 से 55। आर्क नहीं बनने पर 40 से 100। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आइए, सेल्सियस
स्केल में पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, ठीक है, पानी का फ्रीजिंग सेल्सियस बोलिए या सेंटीग्रेड बोलिए, ठीक है, सेंटीग्रेड बोलिए या सेल्सियस बोलिए। तो सेल्सियस में आपको पानी का फ्रीजिंग पॉइंट देखिए 0 से 100, ठीक है, आई हो जाएगा 32 फ़ारेनहाइट से 212 फ़ारेनहाइट, ठीक है, 273 केल्विन से 373 केल्विन, ठीक है। ये 3 होता है, आपको याद रखना चाहिए कि यह क्या होता है, 3 पैमाना होता है। ये सेल्सियस का हो गया, ये फ़ारेनहाइट का हो गया, यह केल्विन का हो गया। जब आपको एसआई मात्रक जो है तापमान का एसआई मात्रक कौन सा होता है, तापमान का एसआई मात्रक कौन होता है, तो केल्विन होता है, ठीक है। ये याद रखना है कि तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। 0 से 100 डिग्री किससे है, सेल्सियस। 0 पर क्या होता है, 0 पर फ्रीज होता है, ठीक है, और 100 पर उबाल होता है, क्लियर। उसी तरह से 32 फ़ारेनहाइट पर फ्रीज होता है, 212 पर उबाल होता है, 273 केल्विन पर फ्रीज होता है, 373 पर उबाल होता है। ये आपको याद रखना है। तो आप देखिए कि यह पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कौन हो गया, तो कौन हो गया, ये आपको सी नंबर आंसर हो गया। 0 पर फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है। आपको अगर सेल्सियस में पूछा तो सेल्सियस बोलिए इसको, या सेंटीग्रेड भी बोल सकते हैं, सेंटीग्रेड, ठीक है ना, सेंटीग्रेड है ना। अब आपको जो यह फ़ारेनहाइट है, तो जिसे बुखार अगर जो मापा जाता है, डॉक्टर जो आते हैं बुखार मापते हैं, ठीक है, तो बोलते हैं कि 100 डिग्री बुखार है, 102 बुखार है, ठीक है। तो 102 मतलब ये सेल्सियस नहीं, सेल्सियस में तो 102 मतलब वो उबाल से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यह फ़ारेनहाइट की चर्चा होती है, तो यही फ़ारेनहाइट जो है आपको 102, 103, 105 बुखार इसमें मापा जाता है फ़ारेनहाइट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। पोजिशनल वेल्डिंग में मोल्टेन मेटल को बनाए रखने के लिए, देखिए पोजिशनल वेल्डिंग में जो है मोल्टेन मेटल को बनाए रखने के लिए कौन सा फोर्स काम करता है, ठीक है, कौन सा फोर्स काम करता है। देखिए हमारे वेल्डिंग में 4 फोर्स होते हैं, आर्क करेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं उसको। आर्क की विशेषता है 4 फोर्स इसमें काम करता है। कितने फोर्स काम करते हैं, 4 फोर्स इसमें काम करता है, ठीक है। कौन कौन काम करता है, एक में हो गया ग्रेविटी फोर्स, यहाँ है, देखिए एक में हो गया ग्रेविटी फोर्स, यह काम करता है ग्रेविटी फोर्स। दूसरा गैस एक्सपेंशन फोर्स, तीसरा सरफेस टेंशन फोर्स, चौथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, गैस प्रसार बल, सतही तनाव, विद्युत चुंबकीय बल। ये 4 बल आपको हर समय याद रखना है। वेल्डिंग जब करते हैं आप, तो आर्क जो है, आर्क करेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आर्क का जिसमें यह मदद करता है, आर्क में मदद करता है, आर्क बनने में, वेल्डिंग करने में यह मदद करता है, ठीक है। तो ग्रेविटी फोर्स क्या करता है, ग्रेविटी फोर्स देखिए जब यहाँ वेल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रोड है, ठीक है, यहाँ आर्क बना, ठीक है ना, यहाँ आर्क बना, तो आर्क बना तो ग्रेविटी फोर्स क्या करता है, जो नीचे मुँहे खींचता है, नीचे मुँहे क्या करता है, खींचता है। तो यह फ्लैट पोजीशन हो गया, ठीक है, डाउन हैंड बोलिए या फ्लैट पोजीशन बोलिए, फ्लैट पोजीशन हो गया, फ्लैट पोजीशन। तो फ्लैट पोजीशन में क्या है कि आर्क बनेगा तो वह ग्रेविटी फोर्स जो है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वह क्या बोलते हैं, आर्क को मोल्टेन जो मेटल होता है, ठीक है, ग्लोबल होता है, जो बूंदा होता है, पिघला हुआ बूंद होता है, ये बूंद होता है, वह बूंद को यहाँ पर गिरने के लिए वह क्या करता है, सपोर्ट करता है, क्या करता है, यह गिरने के लिए सपोर्ट करता है, यहाँ पर गिरने के लिए सपोर्ट करता है। और यहाँ पर यह मोल्टेन पुल को बना के भी रखता है, देखिए बनाए रखने के लिए, मोल्टेन मेटल को बनाए रखने के लिए यहाँ बना के भी रखता है, वह इधर उधर भागने नहीं देता है, क्योंकि ये इसको खींच रहा है, नीचे तरफ खींच रहा है, क्लियर। और यह ग्लोबल जो है, मोल्टेन मेटल का जो ग्लोबल जो है, वह बेल्ट मेटल का ग्लोबल जो है वहाँ पर गिरने के लिए सहायता करता है। गैस एक्सपेंशन फोर्स, इसी में गैस एक्सपेंशन फोर्स भी होगा।
गैस एक्सपेंशन फोर्स, जो गैस इसका जो फ्लक्स होता है ना, फ्लक्स, ये ऊपर ऊपर फ्लक्स जो लगा रहता है, तो फ्लक्स जो है, फ्लक्स से भी गैस निकलता है, ठीक है। तो गैस भी वह चारों तरफ से इसको, गैस भी इस पर फोर्स मारता है, इस पर गैस भी फोर्स मारता है। यानी गैस भी जब जलता है तो गैस पहले कीजिए नीचे जाता है, तब ऊपर भागता है, ठीक है। तो गैस स्पेशल नीचे जाएगा, तो जो वह ग्लोबल जो है इलेक्ट्रोड का जो मेटल है वो नीचे में जा रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ वह फोर्स करेगा, ठीक है। तो आपको फ्लैट पोजीशन में कौन कौन सा आपका सपोर्ट कर रहा है, तो सपोर्ट कर रहा है ग्रेविटी फोर्स, फिर कर रहा है गैस प्रसार, गैस एक्सपेंशन फोर्स, गैस प्रसार बल इसमें काम करेगा। और कौन करेगा, सरफेस टेंशन फोर्स भी काम करेगा। सरफेस टेंशन मानिए जब हम यहाँ पर बिल्डिंग कर रहे हैं तो उसका सतह जो है वह उसको मदद करता है कि आप इधर उधर नहीं जाए, उसको टान के रखता है, अपनी तरफ ऑब्जर्व करके रखता है। तो इसमें आपको सरफेस टेंशन, सतही तनाव भी काम करेगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, जो इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनता है ना, इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनता है। तो ये भी इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आगे में बढ़ते बढ़ते जब आर्क बनता है तो यह आगे मुँह आता है, तो यह जो है ना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी इस मोल्टेन मेटल को नीचे आने के लिए प्रेरित करता है। तो आप देख लिए होंगे कि डाउन हैंड पोजीशन जब बिल्डिंग करते हैं, तो सारा फोर्स उसमें काम करता है, क्लियर, सारा फोर्स उसमें काम करेगा, तभी यह आसान हो जाता है बिल्डिंग करना, ठीक है। 4 फोर्स आपके पास है, चारों फोर्स का नाम याद रखिए, गुरुत्वाकर्षण फोर्स, गैस प्रसार, सतही तनाव, विद्युत चुंबकीय। गुरुत्वाकर्षण जमीन खींचता है, गैस प्रसार, गैस प्रसारित हो, गैस जब फैलता है तो पहले नीचे में जाता है, फिर अपना उड़ के ऊपर में चल जाता है। तो जब नीचे में जाएगा तो वह आपको सतही तनाव होगा, और विद्युत चुंबकीय जो बल है ऐसे घूम करके ऐसे घूम करके जाएगा, इसको पार करते हुए, तो यह भी इसको मदद करता है नीचे गिरने में। अब देखिए, अब आप अगर ओवरहेड बिल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ओवरहेड बिल्डिंग कर रहे हैं तो क्या है, यहाँ जो मेटल आएगा तो वह मेटल को नीचे मुँहे गिरने के लिए कौन कहेगा, गुरुत्वाकर्षण बल। क्या गुरुत्वाकर्षण बल जो है यहाँ मेटल को नीचे में गिरने के लिए करेगा, यानी यह गुरुत्वाकर्षण बल अपोज करता है, गुरुत्वाकर्षण बल सपोर्ट नहीं करता है, क्लियर। अब देखिए, अब इसको कौन सपोर्ट कर रहा है, तो इसको सपोर्ट कर रहा है, इसको भेजने में कौन सपोर्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एपी फोर्स, क्योंकि इसमें भी ऐसे जाते हुए जाएगा। सतही तनाव, ठीक है, सतही तनाव या ये जो है तनाव, सरफेस का जो है टेंशन, सरफेस जो है, आप छत में भी पानी फेंक के देखिएगा, ठीक है, छत में पानी फेंक के देखिएगा तो आपको कुछ बूंदे है ना उस पर खुद ही लटके हुए रहेंगे, या खुद ही उसको सरफेस टेंशन उसमें फोर्स होता है, किसी पदार्थ में सरफेस टेंशन फोर्स होता है, वह उसको खींच के रखता है, पानी के कुछ अंश को वह खींच के रखेगा, तो उसी तरह से यह इसको खींच के रखता है, ठीक है। और गैस एक्सपेंशन फोर्स जो इलेक्ट्रोड का बूंदा होता है उसको फेंकने में मदद करता है, गैस एक्सपेंशन फोर्स इलेक्ट्रोड के बूंदा को फेंकने में मदद करता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स गैस के बूंदा को ऊपर फेंकने में मदद करता है, ठीक है। लेकिन सरफेस टेंशन फोर्स, उस जो बूंदा वहाँ गया, ठीक है, मोल्टेन मेटल गया, उस मोल्टेन मेटल को पकड़ के रखता है, ठीक है। बूंदा को फेंकने में कौन मदद करता है, तो बूंदा को फेंकने में जो बूंद जो है इलेक्ट्रोड का जो ग्लोबल जो है, ठीक है, वेल्ड मेटल, उसको फेंकने के लिए आपको गैस एक्सपेंशन फोर्स काम कर रहा है और विद्युत चुंबकीय फोर्स काम कर रहा है। लेकिन अगर उसको बना के रखना है, वहीं पर अटका के रखना है इस पर, तो यह कौन काम करेगा, इस पर जो गया बूंदा वह यहाँ पर अटके, तो वह कौन काम करेगा, तो वह करेगा सरफेस टेंशन फोर्स। और इसमें क्या है कि गुरुत्वाकर्षण बल तो काम करता ही नहीं, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह उस पर क्या तो नीचे रखने के लिए प्रयास करेगा, तो वो आ जाएगा। तो आप देखिए पोजिशनल बिल्डिंग जो है, पोजिशनल बिल्डिंग बोलते हैं किसको, पोजिशनल जो होता है वो होता है ओवरहेड, वर्टिकल
वर्टिकल, ओवरहेड, ओवरहेड वेल्डिंग, उसके बाद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होता है ऐसे, ऐसे सीधा, ओवरहेड तो आपको बता दिए, ओवरहेड जो नीचे से बिल्डिंग करते हैं, और हॉरिजॉन्टल जो इस तरह से बिल्डिंग करते हैं, ठीक है ना। इस तरह से जब बिल्डिंग करेंगे, इधर से इधर करेंगे, इधर से इधर करेंगे, या यहाँ करेंगे तो ये वर्टिकल हो गया नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, या ओवरहेड हो गया तो यहाँ पर इधर ऐसे बिल्डिंग करेंगे तो हो जाएगा ओवरहेड। तो ओवरहेड बिल्डिंग में, वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल जो है इसको बोलते हैं पोजिशनल बिल्डिंग। आपको याद रखना है पोजिशनल बिल्डिंग में कौन कौन सा हो गया, पोजीशन पहले कौन कौन सा हो गया, फ्लैट पोजीशन, ठीक है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन और ओवरहेड पोजीशन। 4 गो पोजीशन आपको फ्लैट, माने प्लेट जब वेल्डिंग करते हैं, मेटल वेल्डिंग करते हैं, फ्लैट वेल्डिंग करते हैं तो उसमें 4 होगा। 4 में फ्लैट पोजीशन को छोड़कर, फ्लैट पोजीशन को छोड़कर सभी पोजीशन को क्या बोलते हैं, पोजिशनल बिल्डिंग कहते हैं। इस पोजिशनल बिल्डिंग में अगर आपको मोल्टेन मेटल को बनाए रखना है तो उसके लिए आपको सरफेस टेंशन फोर्स का उपयोग, सहयोग करेगा, अदरवाइज और सब उसमें केवल मेटल को भेजने का प्रयोग किया जाता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी फोर्स तो काम करता ही नहीं है पोजिशनल बिल्डिंग। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि बिल्डिंग में जब आर्क बनाते हैं तो आर्क कैरेक्टरिस्टिक्स करके एक चैप्टर ही है जिसमें 4 फोर्स के बारे में बताया गया है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सिल्वर सोल्डरिंग तथा अंडर वाटर गैस कटिंग में कौन सा फ्लेम उपयोग किया जाता है। देखिए, सिल्वर सोल्डरिंग और पानी के अंदर गैस कटिंग करने के लिए, दोनों के लिए आपको ऑक्सी हाइड्रोजन, ये दोनों काम करता है सिल्वर सोल्डरिंग में, और पानी के अंदर कटिंग, ये हो गया आपको ऑक्सी हाइड्रोजन। ऑक्सी कोल भी इसी में काम आता है, ऑक्सी कोल, ये भी इसमें आपको पानी के अंदर कटिंग करने में, स्टील के कटिंग करने में, और सिल्वर सोल्डरिंग में ऑक्सी कोल का उपयोग किया जाता है। आपको अगर इस तरह के दोनों ऑप्शन दिए रखे और दोनों गैस का नाम दे है तो दोनों गैस उपयुक्त हो सकता है। जैसे कि देखिए, ऑक्सी हाइड्रोजन है, एसिटिलीन है, एयर एसिटिलीन है और एलपीजी है, ठीक है ना। तो आपको क्या है, ये दोनों जब बात करें, यह दोनों बात हो तो यह दोनों गैस का होगा, लेकिन कोल इसमें नहीं है तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सी हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑक्सी हाइड्रोजन, देखिए ऑक्सी जो है, ऑक्सी प्लस एलपीजी, यह कटिंग में उपयोग ज़्यादा होता है, आप रेलवे वगैरह का काम होते हुए देखे होंगे, ठीक है, रेलवे वगैरह में जो काम होता है बाहर में पटरी वटरी पर देखते होंगे कहीं कटिंग किया करते हुए। एलपीजी रहेगा तो आप ध्यान दीजिएगा, एलपीजी जहाँ भी एलपीजी का सिलेंडर रहेगा वहाँ पर कटिंग होता हुआ दिखाई देगा अधिकतर, ठीक है। तो यह कटिंग में उपयोग, एलपीजी जो है इसका कटिंग में उपयोग अधिकतर किया जाता है, क्लियर ना। ओके, और एयर एसिटिलीन तो सोल्डरिंग में किया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन के बारे में आपको जान ही गए होंगे क्योंकि ऑक्सी एसिटिलीन की तो हम लोग बराबर पढ़े ही है। तो ऑक्सी एसिटिलीन आपको वेल्डिंग कटिंग में काम आता है। आप इसका तो इस तरह से आप ये इसके फ्लेम के बारे में आपको जाने। सिल्वर सोल्डरिंग और अंडर वाटर कटिंग करने के लिए किसका उपयोग होगा, तो हाइड्रोजन और कोल गैस का, जिसमें हाइड्रोजन का इसमें ऑप्शन है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो गया। कटिंग के समय हीटिंग फ्लेम के इनर कोन को मेटल से लगभग कितनी दूरी पर रखा जाता है, आप देखिए। ये आपको हो गया, ये नोजल है, ठीक है ना, नोजल है, इसमें से ये फ्लेम निकला तो इनर कोन होता है, ये इनर कोन, ठीक है, इनर कोन होता है इसमें से, इनर कोन। तो इनर कोन को आपको यह मेटल कट रहा है,
मेटल कट रहा है। तो इनर कोन, ये इनर कोन है, ये तो फ्लेम बहुत बड़ा, फ्लेम इनर कोन, ये इनर कोन है, ये तो फ्लेम बहुत बड़ा फ्लेम जल रहा है, ठीक है। न्यूट्रल फ्लेम में आप लोग जाने होंगे, जब न्यूट्रल फ्लेम बनता है तो उसमें दो रहता है, दो भाग रहता है, टू पार्ट रहता है, एक इनर कोन रहता है, वो आउटर रहता है। और जो एसिटिलीन, ठीक है ना, कार्बोराइजिंग जो फ्लेम बनता है उसमें 3 हो जाता है। कार्बोराइजिंग फ्लेम में 3 पार्ट होता है, लेकिन न्यूट्रल और ऑक्सीडाइजिंग में 2 पार्ट ही रहता है। तो आप जब इसको हीटिंग किया जाता है, ठीक है, हीटिंग फ्लेम में जो होता है, हीटिंग किया जाता है, तो एक इनर कोन ये हो गया, इनर कोन हो गया। तो इनर कोन और मेटल के बीच में कितना का दूरी होना चाहिए, ये दूरी कितना होना चाहिए, जिससे कि वह मेटल हीट हो। रेड हॉट कंडीशन किया जाता है, इसको रेड हॉट कंडीशन तक किया जाता है गर्म। और जब यह रेड हॉट कंडीशन हो जाता है तो फिर यहाँ पर एक लीवर लगा होता है, आगे की तरफ ऐसे करके एक लीवर होता है, ठीक है, एक लीवर लगा होता है। वो लीवर को चापते हैं तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इसमें से निकलता है। बीच में जो ओरिफिस होता है, बीच में आप देखे होंगे इस तरह का है, ठीक है। तो आपको प्रीहीट करने के लिए ये जो साइड से है, यह आपको प्रीहीट करने का होल है, और यह जो है ओरिफिस है जो ऑक्सीजन कटिंग करने के लिए। तो इसके दोनों के बीच की जो दूरी है वह 3 mm तक होती है। कितना mm तक? 3 mm तक। इसके इस दोनों के बीच की दूरी 3 mm तक होती है। चलिए ठीक है, समझ गए होंगे। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर वर्क इन, देखिए एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर काम करता है। तो आप देखिए एसी वेल्डिंग जो ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, आयरन जो होता है, आयरन को स्टैंपिंग करके एक दूसरे के दबा करके आयरन कोर का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? आयरन कोर। आयरन कोर का यह बनाया जाता है ट्रांसफार्मर, ठीक है ना, आयरन कोर। और प्राइमरी वाइंडिंग आई सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग। ये प्राइमरी होता है, बस इतना ही, इसमें और कहीं कुछ नहीं होता है, ठीक है। इस ट्रांसफार्मर में केवल यह मेटल का होता है, आयरन का होता है, और स्टम्पिंग करके बीच में खाली रहता है, स्टम्पिंग करके एक बक्सा टाइप का, ठीक है, बना दिया जाता है, बीच में हॉल खाली रहता है। ओके, तो इस तरह का रहेगा। यहाँ पर अधिक रहता है टर्न अधिक रहता है, टर्न अधिक, और पतला रहेगा, पतला वायर रहेगा। ये देखिए, ये प्राइमरी जो है वाइंडिंग जो होता है प्राइमरी, उसमें टर्न अधिक होगा और पतला होगा, वायर जो है वह पतला वायर होगा। इस सेकेंडरी में यहाँ टर्न कम होता है। टर्न माने इसमें लपटा हुआ कम रहता है, और यहाँ मोटा रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें बाहर से हम निगेटिव पॉजिटिव को जोड़ते हैं, ठीक है ना, बाहर से जो मेन ट्रांसफार्मर से लाइन आता है यहाँ पर जोड़ते हैं, और यहाँ से लाइन निकलता है, ठीक है। यहाँ से हम वेल्डिंग के लिए लाइन लेते हैं, क्लियर। अब यहाँ से इसका कनेक्शन नहीं रहता है, वो कॉइल जो है यहीं पर रहता है, इसका कॉइल यहाँ पर रहता है। ये केवल मेटल का बना होता है, मेटल का रहता है, स्टैंपिंग करके बनाया होता है। ट्रांसफार्मर देखे होंगे एक दूसरे से ऊपर, ठीक है, पत्थर को लगा करके बनाया जाता है। ये तार यहीं पर 2 तार यहाँ से आया, लपेट करके फिर यह चला गया, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ से ऐसे तार लपटाया और एक तार यहाँ आ गया, इसमें का एक किनारा इधर आ गया। अब इसके बीच कोई भी संपर्क नहीं है, डायरेक्ट संपर्क नहीं है। फिर भी यहाँ से जब करंट आती है, फिर यह किस आधार पर, किस सिद्धांत पर काम करके यहाँ से यहाँ आ जाती है करंट, और यह करंट जो फिर हमको वेल्डिंग के लिए ले लेते हैं। तो यह हो गया आपको म्यूचुअल इंडक्शन, इसका काम हो जाएगा। यह जो आप देख रहे हैं कि बीच में खाली है, ये खाली है, फिर भी इसमें से इसमें करंट पहुँच गया। तो इस सिद्धांत को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन।
क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन। देखिए म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर आपको ट्रांसफार्मर काम करेगा। ओके, चलिए ASME में हॉरिजॉन्टल फिलेट वेल्डिंग पोजीशन का डिजिग्नेशन क्या है, डिजिग्नेशन क्या है। तो आप देखिएगा कि फिलेट बेल्ट, ठीक है, एक होता है ग्रुप बेल्ट, एक होता है फिलेट बेल्ट, ठीक है। ये दोनों हैं किसके लिए, दोनों किसके लिए है, तो दोनों प्लेट के लिए है। प्लेट बोलिए या फ्लेट बोलिए, फ्लेट के लिए है, ठीक है। फ्लेट या प्लेट वेल्डिंग करते हैं, पाइप के लिए नहीं है, पाइप के लिए नहीं है। तो ग्रुव और फिलेट, ठीक है, ग्रुव और फिलेट। तो यहाँ हो जाता है 1G 2G 3G और 4G, ठीक है, 1F 2F 3F और 4F, ठीक है, दोनों आ गया। यह जो हो जाएगा ग्रुप बेल्ट में, ग्रुप बेल्ट हम लोग देख लिए हैं पहले, ग्रुप बेल्ट जिसका 80 डिग्री का एंगल हो, फिलेट बेल्ट जिसका 90 डिग्री का एंगल हो, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल हो। तो फिलेट बेल्ट में और ग्रुप बेल्ट में, तो फिलेट बेल्ट में जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन होता है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन होता है तो क्या होगा, तो पहले हम बता देते हैं। इसके लिए हो जाएगा फ्लेट डाउन हैंड, इसको बोलते हैं डाउन हैंड पोजीशन या फ्लेट पोजीशन भी बोलते हैं, फ्लेट पोजीशन। इसका हॉरिजॉन्टल पोजीशन बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल पोजीशन। इसको बोल देंगे वर्टिकल पोजीशन। इसको बोलेंगे ओवरहेड पोजीशन, ओवरहेड पोजीशन। तो ये 4 हो गया, ठीक है। तो ये 4 जी के लिए भी काम आएगा और फिलेट के लिए भी काम आएगा। तो यह डाउन हैंड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ओवरहेड, इधर भी ओवरहेड, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डाउन हैंड, ठीक है। लगे हाथ तो हम आपको पाइप का भी बता देते हैं। पाइप का 1G 2G और 5G और 6G, ठीक है, 6G। तो यह आपको हो गया फ्लेट डाउन हैंड, ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको फिक्स रहता है, ठीक है, पाइप फिक्स रहेगा और ये इंक्लाइन हो जाएगा, ये इंक्लाइन हो जाएगा, पाइप फिक्स, पाइप फिक्स रहता है और वेल्डर जो है घूम घूम कर माने वेल्डिंग करता है, इसमें ऑल पोजीशन वेल्डिंग होता है। इसमें एक पोजीशन नहीं हो पाता है, वो कौन सा, वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल पोजीशन नहीं होता है इसमें वेल्डिंग, इसमें ऑल पोजीशन वेल्डिंग हो जाता है। इसमें ऑल पोजीशन, ये इंक्लाइंड में रहता है, इंक्लाइंड होता है, यह ऐसे पाइप रहता है, ऐसे इंक्लाइंड 45 डिग्री पर, ये 6G होगा और ये 5G फिक्स रहता है, लेकिन वेल्डर जो है घूम घूम कर वेल्डिंग करता है। तो पाइप का ही बता दिए आपको, फ्लेट का सभी को बता दिए। तो आप देखिएगा हॉरिजॉन्टल कौन सा हो जाएगा, 2F के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा, 2F के लिए होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 14 नंबर क्वेश्चन जो है, 14 नंबर क्वेश्चन है स्क्वायर बट वेल्ड। स्क्वायर बट वेल्ड को कौन सा सिंबल दर्शाता है, ठीक है। जो सिंबल होता है फिर ज्वाइंट का सिंबल होता है। तो आप जब स्क्वायर बट वेल्ड करते हैं, स्क्वायर बट वेल्ड मतलब इस तरह का ये हो गया स्क्वायर बट वेल्ड, ठीक है। तो स्क्वायर बट वेल्ड का इस तरह का सिंबल हो जाएगा ऐसे, ठीक है। स्क्वायर बट वेल्ड का इस तरह का सिंबल हो जाता है। आप अगर इस तरह का अगर लेते हैं, ठीक है, इस तरह का तो या अगर सटा हुआ रहेगा, ये सिंगल बेवल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंगल बेवल। अभी बट ज्वाइंट का, ठीक है, बट वेल्ड का, ठीक है, बट वेल्ड का जब इस तरह का आपको आएगा
तो सिंगल बेवल इसको बोलते हैं, सिंगल बेवल, ठीक है, सिंगल बेवल इस तरह से आता है। इस तरह का आता है, ठीक है, इस तरह का सिंगल भी, ये स्क्वायर है ना, सिंगल भी अगर रहेगा, सिंगल भी बट वेल्ड, तो उसका जो हो जाएगा आपको इस तरह का ऐसे, ठीक है, सिंगल भी का ऐसा होगा, सिंगल भी अगर इसी में इस तरह से ऐसे इस तरह का आता है, तो ये भी सिंगल भी हुआ, ठीक है, सिंगल भी हो जाएगा। लेकिन इसमें है फेस, रूट फेस जो है ना, ये रूट फेस, तो इसमें लिखाएगा बट बेल्ट सिंगल भी, देखिए इस तरह का आ जाएगा, तो भी रहेगा लेकिन ऐसे नीचे मुँह रहेगा, सिंगल भी, ठीक है, सिंगल भी बट ज्वाइंट या बट बेल्ट कहिएगा, सिंगल भी बट बेल्ट और साथ में विथ ब्रॉड रूट फेस, देख रहे हैं रूट फेस, ये इसको बोलते हैं रूट फेस, ठीक है। तो यह रूट फेस इस तरह का रहेगा तो आपका सिंबल इस तरह का होगा। अगर आपको स्क्वायर बट बेल्ट सीधे रहेगा तो आपका इस तरह का सिंबल रहेगा। आपको स्पॉट बेल्ट रहेगा, स्पॉट वेल्डिंग रहेगा तो इस तरह का सिंबल रहेगा। स्पॉट वेल्डिंग तो ऐसे ही होता है ना, और यहाँ पर एक और चदरा चढ़ा दीजिए, यहाँ पर स्पॉट वेल्डिंग कर दीजिए, माने अथी से इलेक्ट्रोड से दोनों से चाप दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा पिघल के जुड़ जाएगा। तो स्पॉट बेल्ट का क्या होता है, इस तरह का हो गया। प्लग बेल्ट इस तरह का होता है, प्लग बेल्ट का इस तरह का। अगर आपको फिलेट बेल्ट होगा, फिलेट बेल्ट देखिए इस तरह से टी ज्वाइंट होता है ना, इस तरह से टी ज्वाइंट होता है ना, इस तरह से, तो फिलेट बेल्ट होगा तो इस तरह से त्रिभुज वाला जो है ये आपको क्या हो जाएगा, फिलेट बेल्ट में हो जाएगा, फिलेट बेल्ट में। तो कितना सिंबल हो गया, आपको ये सब सिंबल जो है आपको याद रखना है, ठीक है। ये सब सिंबल, ये सिंबल हो गया, ये स्पॉट वेल्डिंग का, ये प्लग वेल्डिंग का, ये हो गया फिलेट वेल्ड का। ओके, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा से देख लीजिए। तो भी शेप नहीं होगा, ठीक है, भी शेप नहीं होगा, देखिए यहाँ, ठीक है, भी शेप नहीं होगा, पैरेलल लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन हो जाएगा। ये पैरेलल लाइन, देखिए यहाँ ब्रीथ लिखा हुआ है ना, ब्रीथ सर्किल, ये किसका है, तो स्पॉट वेल्डिंग का है, ठीक है। ट्रिंगल देखिए, ट्रिंगल त्रिभुज किसना है, तो फिलेट वेल्ड का है। क्लियर, तो इस तरह से आपको पता चल गया कि हाँ जो वेल्डिंग है उसमें सिंबल कौन कौन सा हो सकता है। ओके, देखिए कौन सी आर्क लेंथ में पॉपिंग साउंड होता है, ठीक है, पॉपिंग साउंड। देखिए लॉन्ग होता है, एक होता है लॉन्ग हो गया, ठीक है, लॉन्ग हो गया, एक हो गया मीडियम हो गया, एक हो गया शॉर्ट हो गया, ठीक है। दो होता है लॉन्ग, मीडियम या नॉर्मल कहिए, नॉर्मल और शॉर्ट हो जाएगा। क्लियर, तो यह जो है इसमें क्रैकिंग साउंड होता है, क्रैकिंग साउंड, ये जो होगा क्रैकिंग साउंड। लॉन्ग में होता है हमिंग साउंड, क्लियर। और इसमें होता है क्रैकिंग साउंड और इसमें होता है पॉपिंग साउंड। तो आप ये तीनों देख लिए, तीनों जो है लॉन्ग, मीडियम या नॉर्मल और शॉर्ट में हो गया। लॉन्ग का जो है आपका यूज कहाँ, लॉन्ग आर्क का यूज कहाँ होता है, क्रेटर भरने के लिए, क्रेटर भरने के लिए यूज होता है। और उसके बाद वेल्डिंग रीस्टार्ट करने के लिए, इसलिए रीस्टार्ट करने के लिए आपको। अब ये जो है मीडियम, तो मीडियम तो जान गए किस में होता है, आपको पता है, जितना भी बिल्डिंग हो रहा है सारा मीडियम। अब इसका देखिए शॉर्ट का, ठीक है, तो शॉर्ट का उपयोग कहाँ होता है, तो रूट रन मारने के लिए। कौन सा, रूट रन मारने के लिए आपको शॉर्ट वेल्डिंग का उपयोग होता है। शॉर्ट आर्क लेंथ का उपयोग होता है। शॉर्ट आर्क लेंथ आपको कहाँ उपयोग होता है, तो पोजिशनल वेल्डिंग में, पोजिशनल वेल्डिंग में, ठीक है। पोजिशनल वेल्डिंग में क्या होता है, शॉर्ट आर्क का उपयोग करते हैं। पोजिशनल वेल्डिंग कौन कौन सा होगा, फ्लैट छोड़ा करके, फ्लैट वेल्डिंग
फ्लैट वेल्डिंग छुड़ा करके जितना ही पोजीशन है, फ्लैट पोजीशन छुड़ा करके जितना ही पोजीशन बन रहा है आपको वो सारा चला जाएगा किस में, पोजिशनल वेल्डिंग। तो लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग मीडियम और शॉर्ट का आपने इसका देख लिया। अब इसमें देखिए कि पॉपिंग साउंड किसके लिए है, तो पॉपिंग साइड किस में था, शॉर्ट आर्क लेंथ में था, तो शॉर्ट आर्क लेंथ इसका आंसर हो गया। आइए, आर्क वेल्डिंग में पोलरिटी का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। देखिए पोलरिटी दोनों में होता है, ठीक है, एसी जो है, एसी करंट, डीसी करंट दोनों में होता है पोलरिटी दोनों, लेकिन उपयोग इसमें एसी में नहीं होता है। देखिए एसी और डीसी, तो डीसी में क्या होता है, डीसी में होता है अगर पॉजिटिव निगेटिव है तो ए आ रहा है और इधर से आ रहा है, ठीक है, इसमें आ गया, तो इसमें जो है आपको निगेटिव है तो निगेटिव आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर, तो ये पोलरिटी हो गया, जिस माने इलेक्ट्रॉन्स की धारा करंट के जो डायरेक्शन है उसको पोलरिटी बोलते हैं, ठीक है ना, करंट के डायरेक्शन को पोलरिटी बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर पोलरिटी, यहाँ माइनस माइनस जाता है, यहाँ प्लस जा रहा है, ठीक है। अरे बाबा, तो आपको देख रहे हैं कि आपको डीसी में जो करंट का डायरेक्शन रेगुलर एक साइड बना रहता है, और इसमें देखिए इसमें प्लस होगा इधर, तो जैसे ही इसमें आता है जॉब में, तो ये 50 साइकिल पर सेकेंड की बात है, 50 साइकिल पर सेकेंड, 50 साइकिल पर सेकेंड यह अपने डायरेक्शन को चेंज करता है, यानी यह प्लस हो जाता है, फिर यह माइनस हो जाता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, माइनस होता है। तो इस तरह से ये अपने डायरेक्शन, एसी जो है अपने करंट के डायरेक्शन को 50 साइकिल पर सेकेंड चेंज करते रहता है। तो इसमें प्लस माइनस कैसे पता चले, प्लस माइनस तो हुआ, तो जब प्लस आया तो 2/3 हीट आया, ठीक है, जब माइनस आया तो 1/3 हीट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हीट जो है इक्वल होते चला जाता है, जैसे कि 2/3 यहाँ आया, 1/3 यहाँ आया, फिर 2/3 यहाँ आया, 2/3, फिर 1/3 यहाँ आया, तो ये क्या हो गया, हीट आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, माने बराबर ही आपको होते चला जा रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि प्लस है तो 2/3 हीट इस पर आएगा और 1/3 इस पर आएगा। तो इस तरह से हम पोलरिटी का जो है उपयोग कर पाते हैं डीसी में, और एसी में नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसमें आपको स्ट्रेट पोलरिटी होगा, स्ट्रेट पोलरिटी और रिवर्स पोलरिटी, ठीक है। रिवर्स पोलरिटी, दो तरह के पोलरिटी होता है, स्ट्रेट और रिवर्स, स्ट्रेट और रिवर्स, ओके। चलिए, तो आप देख लीजिएगा क्या हो सकता है कि जो क्यों नहीं कर सकते हैं, तो धारा बार बार दिशा बदलती है, ठीक है, धारा बार बार दिशा बदलती है तो हम इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, ओके। आइए, अंडरकट क्या होता है, ठीक है। अंडरकट क्या होता है, देखिए जब भी वेल्डिंग किया जाता है, ठीक है ना, जब भी यह वेल्डिंग होता है तो यहाँ पर वेल्डिंग हो गया, ठीक है, यहाँ पर वेल्डिंग हो गया, और यहाँ साइड में है जो ये पूरा नहीं भर पाता है, ठीक है ना, साइड में एक गड्ढा रह जाता है, साइड में एक गड्ढा रह जाता है, साइड में, तो इसी को बोलते हैं अंडरकट। क्लियर, तो आप देखिए वेल्ड के किनारे पर बनी खांचे जो भरी न गई हो, क्या किया गया हो, जो वेल्ड के किनारे पर जो बना हुआ खांचा है वह क्या गया, भरा नहीं गया, यही हो गया अंडरकट। क्लियर, चलिए, कैल्शियम कार्बाइड में कैल्शियम की मात्रा कितना होता है, CaC2, ठीक है, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड का ये सूत्र होता है। कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किस लिए होता है, तो एसिटिलीन के लिए, है ना,
एसिटिलीन के लिए, है ना, C2H2, एसिटिलीन का यही होता है ना, C2H2 एसिटिलीन। तो CaC2 हो गया आपको किस लिए, कैल्शियम कार्बाइड का। कैल्शियम कार्बाइड में जो कैल्शियम होता है, जो कैल्शियम जो है कैल्शियम कार्बाइड का जो बात हो रही है, जो Ca होता है वो आपका होता है 62.5%, और कार्बन जो होता है वो होता है आपको 37.5%। क्लियर। और इसका उपयोग किस में किया जाता है, इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो एसिटिलीन के निर्माण में किया जाता है। और एसिटिलीन के निर्माण में कौन सा, जो लो प्रेशर जो सिस्टम होता है, लो प्रेशर सिस्टम होता है, उसमें इसका उपयोग करते हैं। क्लियर। चलिए ऑक्सीजन सिलेंडर को ऑक्सीजन गैस सामान्यतः किस प्रेशर पर भरी जाती है। ऑक्सीजन जो है किस प्रेशर पर भरा जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर 50 से 80, 80 से 100, 120 से 150, 200 से 250। देखिए कितना में भरा जाता है, तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जो है आपको भरा जाएगा 120 से 150 kg पर cm स्क्वायर, ठीक है। और एसिटिलीन यह कितना भरा जाता है, 15 kg पर cm स्क्वायर। दो हो गया आपको, इसका कितना का प्रेशर हो जाएगा, 15 kg का। इसका कितना का हो जाएगा ऑक्सीजन का, 120 से 150 kg का। क्लियर। तो कौन सा इसका आंसर हो गया, सी नंबर इसका आंसर हो गया। आइए, एसिटिलीन गैस सिलेंडर का वाल्व थ्रेड सामान्यतः किस प्रकार का होता है, ठीक है, किस प्रकार का होता है एसिटिलीन का किस प्रकार का होता है। तो आप देखिए, एक हो गया हवा हो गया, एक हो गया ऑक्सीजन हो गया, एक हो गया हाइड्रोजन, एक हो गया ऑर्गन, एक हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपको ए सिस्टम जो दिख रहा है, ठीक है, तो इसमें जो है आपका वाल्व जो होगा किस प्रकार का होगा, तो दायां हाथ का होगा, ठीक है, राइट हैंड होगा, राइट हैंड हो जाएगा इसमें। क्लियर। और एसिटिलीन होगा तो उसको लेफ्ट हैंड होगा, एसिटिलीन लेफ्ट हैंड का उपयोग इसमें होगा, लेफ्ट हैंड का। क्लियर। चलिए आइए, डबल स्टेज रेगुलेटर में प्रेशर रिडक्शन कितने चरणों में होता है। देखिए, डबल स्टेज जो रेगुलेटर होता है, सिंगल स्टेज में एक ही चरण में हो जाता है, ठीक है, सिंगल में एक चरण में होता है, ठीक है, एक चरण में। और डबल जो होता है, डबल में दो चरण में होता है, दो चरण होता है। तो एक सिंगल है, डायरेक्ट एक चरण में इसका हो गया। दो चरण में होता है तो फर्स्ट में जो होता है, पहला जो होता है 5 kg प्रेशर इसमें देता है, cm स्क्वायर, 5 kg cm स्क्वायर। पहला स्टेज जो है 5 kg अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद आपको जितना रिड्यूस करना है वो अपने नॉब से रिड्यूस कीजिएगा, तो दूसरा चरण हो गया। इसमें है कि सिंगल चरण में आप ही डायरेक्ट उसको रिड्यूस कर सकते हैं। इसमें याद रखिएगा, पहला चरण जो है 5 kg का प्रेशर रिड्यूस होता है, जो ऑटोमेटिक हो जाता है, जो क्या होता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। लो प्रेशर प्लांट में एसिटिलीन लगभग कितने दाब पर उपयोग है। देखिए, लो प्रेशर प्लांट जो होता है, लो प्रेशर में एसिटिलीन कौन चीज़ से बनता है, CaC2 से, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड से। क्लियर। तो कैल्शियम कार्बाइड से बनता है, तो उसमें जो है आपको 0.17 kg पर cm स्क्वायर का प्रेशर होता है। किसमें बनता है, बनता किससे है, तो कैल्शियम कार्बाइड से आपको लो प्रेशर में आपको बन जाता है। क्लियर। तो यह क्या प्रेशर हो गया,
0.017 kg/cm²। लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग कार्य जॉब के किस किनारे से प्रारंभ होता है? देखिए लेफ्ट वार्ड मीन्स क्या होता है? लेफ्ट की ओर, ठीक है ना। जैसे कि ये हो गया, ये हो गया लेफ्ट की ओर, ये राइट है, ठीक है, ये दायां है, आई बायां है, बायां है, ये बायां है, ये दायां है, ठीक है। तो लेफ्ट वार्ड यानी लेफ्ट की ओर, तो प्रारंभ किधर से होगा? दायां से होगा, यहाँ से होगा, राइट से स्टार्ट होगा, और राइट से स्टार्ट होकर किधर से ओर जाएगा? बाईं की ओर जाएगा। तो बाईं की ओर जाएगा, इस तरह से ये फिलर मेटल रहेगा, और इस तरह से ये आपको ब्लो पाइप इसमें आएगा। ये आपको 30 से 40, ये हो गया आपको 60 से 70 डिग्री यूज किया जाता है। क्लियर? इसमें भी वही 30 से 40 होगा और 50 से 60 होगा, 60 डिग्री होगा। लेकिन इसमें स्टार्ट किधर से होगा? इसमें तो ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ठीक है, और इसमें जो है ऐसे चलेगा। क्लियर ना? इसमें ऐसे चलेगा, ये भी ब्लो पाइप रहेगा, ये फिलर रड रहेगा। क्लियर? अब ये जो है आपको लेफ्ट वार्ड टेक्निक इसको बोलते हैं। लेफ्ट वाला में आपको 0 से लेकर 5 mm तक का उपयोग किया जाता है, 5 mm तक। अब 5 से ज़्यादा होगा, 5 से ज़्यादा एभव 5 से ज़्यादा होगा, 5 mm से ज़्यादा होगा, तो आपको क्या है? राइट माने राइट हैंड जो है राइट हैंड कहिए, इसको राइट वार्ड कहिए। राइट वार्ड टेक्निक का उपयोग होता है किसमें? 5 से ज़्यादा में। तो राइट वार्ड में वेल्डिंग कहाँ से शुरुआत होता है? बाएं हाथ साइड से शुरुआत होता है। क्लियर? दाएं की ओर जाएगा। और लेफ्ट वार्ड में तो लेफ्ट वार्ड में राइट से शुरुआत होगा, दायां तरफ से शुरुआत होगा। तो देख लीजिए किधर से शुरुआत होगा? दायां तरफ से शुरुआत हो गया। ओके, आर्क ब्लो मुख्यतः किस प्रकार के वेल्डिंग में होता है? देखिए आर्क ब्लो मशीन 2 होते हैं हमारे पास, एक AC होता है और DC होता है। क्लियर ना? आर्क ब्लो जो होता है वह DC में ही होता है, ठीक है, DC में ही आर्क ब्लो होती है, और AC में आर्क ब्लो नहीं होती है, ठीक है। AC में नहीं होती है, DC में आर्क ब्लो होती है। आर्क ब्लो क्या होता है? जो आर्क जो है अपने पथ से, रेगुलर पथ होता है, उस पथ से भटक जाए, ठीक है। ये देखिए, इसके ये ऐसे भटकेगा पीछे की तरफ, और ये हो जाएगा आगे की तरफ, ये बीच में आर्क ब्लो नहीं होता है। तो आपको देखिएगा कि अधिकतर आर्क ब्लो स्टार्टिंग में होगा, नहीं तो लास्ट में होगा। तो आर्क ब्लो किस में होता है? यह होता है DC वेल्डिंग में। क्यों होता है आर्क ब्लो? द मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस के कारण, चलिए अब यहाँ देखिए, वेल्ड डिफेक्ट मुख्यतः कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? देखिए एक होता है आंतरिक, एक होता है बाह्य। आंतरिक, एक होता है बाह्य, ठीक है, 2 तरह से होता है। आंतरिक माने अंदर में जो भी कुछ फंस गया, ठीक है, स्लैग इंक्लूजर हो गया, अंदर में आपको पोरोसिटी हो गया अंदर में, ठीक है। तो इस तरह के आंतरिक जो भी है उसमें आपको वह दोष आएगा। बाह्य दोष में होता है जैसे कि स्पेटर हो गया, बाहरी क्रैक हो गया। क्लियर? तो ये सब जो क्या हो जाएगा? आपको बाह्य में आ जाएगा। तो यह कितने डिफेक्ट मुख्य तरह से हो गया? तो 2 तरह से हो गया। ओके, वन जी पोजीशन में पाइप होता है, माने पाइप कैसे होता है? देखिए 1G पोजीशन पाइप के बारे में, ठीक है। पाइप में 1G पोजीशन में पाइप कैसे रहता है? देखिए 1G होता है, 2G होता है, और 5G होता है, और 6G होता है। ये 4 गो G दिखाई दे रहा है, ठीक है। पाइप में यही 4 गो G होता है। अब प्लेट में होता है 1G, 2G, 3G, 4G। ये हो गया आपको प्लेट के बारे में, ये हो गया आपको पाइप में।
तो पाइप में जब 1G होगा तो पाइप इस तरह का पाइप होगा, ठीक है। और यहाँ पर रोलिंग करेगा, ये क्या होगा, घूमेगा, ठीक है, घूमेगा। 2G में क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल पाइप ऐसे हो गया, यहाँ पर वेल्डिंग करना है तो ये घूमेगा नहीं, फिक्स रहेगा, ठीक है। वेल्डर घूमेगा, वेल्डर घूमेगा, ठीक है। इसमें वेल्डर नहीं घूमता है, इसमें वेल्डर स्थिर रहता है, माने जहाँ पर है वहीं पर रहेगा, क्लियर। इसमें हो गया, तो इसमें भी पाइप ऐसे ही रहता है, ठीक है, ऐसे ही रहता है। यहाँ पर वेल्डिंग करना है, लेकिन यहाँ पाइप जो है, पाइप फिक्स रहता है, पाइप फिक्स रहता है। इसमें जो है आपको इस तरह से इंक्लाइंड पे रहता है, ऐसे इंक्लाइंड पे पाइप रहता है, और ये भी फिक्स रहता है, ठीक है। तो इसमें जो है ऑल पोजीशन, 6G में ऑल पोजीशन वेल्डिंग हो जाता है और इंक्लाइंड रहता है, ठीक है ना, इंक्लाइंड रहता है। और 5G में भी पाइप कैसे रहेगा, इस तरह से पाइप रहेगा। तो पाइप कैसा रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा, पाइप हॉरिजॉन्टल रहेगा। इसमें पाइप कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा। और वेल्डिंग कौन सी पोजीशन में होगा, तो फ्लैट पोजीशन में होगा, क्योंकि वह घूमते रहेगा तो हर समय ऐसे ही करके डाउन हैंड पोजीशन में वेल्डिंग होगा। तो इसमें अगर पूछ दिया कि 1G में वेल्डिंग कौन पोजीशन में होगा, तो आपको क्या कहना है, फ्लैट पोजीशन में होगा। अगर आपको 2G में पूछ दिया, 2G में कि वेल्डिंग कौन सा पोजीशन में हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हो रहा है, बट पाइप जो है वर्टिकल पोजीशन में रहता है, पाइप जो है खड़ा रहता है, ओके। तो उस तरह से इसमें 5G में पूछा कि कौन सा पोजीशन में होगा, तो आपको यह ओवरहेड भी हो जाएगा, ठीक है, फ्लैट हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनिफोल्ड सिस्टम में दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं। मैनिफोल्ड सिस्टम देखिए, जब गैस वेल्डिंग किया जाता है तो गैस जो है सिलेंडर जो पहुंचाता है लोग, तो सिलेंडर से नहीं, उसका मैनिफोल्ड सिस्टम होता है। कैसे, आपको गैस का कनेक्शन हो रहा है सभी गाँव में, सभी घरों में, तो उसी तरह से इसमें मैनिफोल्ड सिस्टम गैस का कनेक्शन दिया जाता है। तो दो तरह का होता है, पोर्टेबल होता है और स्टेशनरी होता है, ठीक है। पोर्टेबल में होता है दो या तीन सिलेंडर को एक साथ अगर जोड़ते हैं पोर्टेबल हो जाता है, क्योंकि 2-3 सिलेंडर उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं। लेकिन स्टेशनरी में नहीं, सिलेंडर का बैंक होता है। सिलेंडर का क्या होता है, सिलेंडर का क्या होता है, बैंक होता है, माने 3 से 4 माने 10, 12, 15, 20 सिलेंडर का एक बैंक होता है। स्टेशनरी होता है, वहाँ से आपको गैस लिया जाता है। लेकिन पोर्टेबल में 2 या 3 सिलेंडर होता है एक साथ, क्लियर। वेल्डिंग में सामान्यतः कौन सा फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। देखिए, वेल्डिंग जब करते हैं तो फ्लक्स का उपयोग होता है, ठीक है। तो फ्लक्स कौन सा उपयोग कर सकते हैं, तो उसके लिए बोरेक्स ही आपका सबसे सुटेबल सिस्टम है, जिससे कि आपको उपयोग कर सकते हैं, ओके। फ्लक्स का क्या काम है, आपको पता होगा कि हाँ, ऑक्साइड को वह हटाता है, मेटल ऑक्साइड को हटाता है, ओके। ब्रेजिंग में जोड़ के सतहों के बीच अधिकतम गैप कितना होना चाहिए, ठीक है। जब ब्रेजिंग करते हैं किसी ये सतह, ये पार्ट हो गया, ये दोनों पार्ट हो गया, ये दोनों के बीच कितना का गैप होगा जिससे कि आपको ब्रेजिंग हो पाएगा, तो यह आपको हो जाएगा 0.08 mm। यह जो है, यह गैप आपको सुटेबल है। उससे ज़्यादा रखिएगा, उससे कम रखिएगा तो फिर ब्रेजिंग नहीं हो पाएगा, क्लियर। इसका जो है 427 डिग्री सेल्सियस जो है, इससे एबव माने अधिक होता है तो ब्रेजिंग होता है। इससे नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, सोल्डरिंग हो जाएगा। सोल्डरिंग लीड और टीन, लीड प्लस टीन का सोल्डर बना होता है, ओके।
फ्लक्स कोटिंग के लिए कौन सी विधि निर्माताओं द्वारा सामान्यतः उपयोग किया जाता है? देखिए फ्लक्स कोटिंग किया जाता है, फ्लक्स जो एक तार जैसे काट लिया जाता है, फिर उस पर फ्लक्स का कोटिंग किया जाता है इलेक्ट्रोड बनाते समय। तो यह दो तरह के दो उपयोग किया जाता है, एक होता है डिपिंग, एक होता है एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन, ठीक है। तो डिपिंग विधि होता है, एक होता है एक्सट्रूजन विधि। डिपिंग वाला में क्या होता है कि आप एक गमला टाइप का हो गया, उस तरह के बर्तन में आप जितना फ्लक्स है घोर लीजिए और स्टिक जो होता है अगरबत्ती जैसे स्टिक होता है उसको डुबा दीजिए, निकाल के सुखा दीजिए, तो वो हो गया आपको डिपिंग विधि, ठीक है। और एक्सट्रूजन हो गया कि मशीन में फ्लक्स भरा हुआ है, आप एक साइड में आप जो छड़ होता है उसको लगा दीजिए, मशीन चल रहा है, उस प्रेशर से उसमें कोटिंग हो जाता है, तो एक्सट्रूजन विधि होगा, ठीक है। तो निर्माताओं द्वारा जो है कौन सा उपयोग किया जाएगा? तो निर्माताओं द्वारा एक्सट्रूजन विधि का उपयोग किया जाएगा। ओके, नमी प्रभावित इलेक्ट्रोड को किस तापमान पर बेक किया जाता है, मैंने सेका जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा नमी अगर रहता है तो उसको हटाने के लिए आपको उसमें टेम्परेचर से गर्म करना पड़ेगा। तो वह गर्म करने की टेम्परेचर कौन हो सकता है, ठीक है। तो वह आपका हो जाएगा 110 से 150 डिग्री सेल्सियस। उसके उतना पर आप गर्म करके फिर उसमें से निकाल करके तब आप यूज कीजिए, तो आपको क्या होगा, पोरोसिटी वगैरह उसमें आने की संभावना कम हो जाएगी। ओके, मीडियम कार्बन स्टील को कितना प्रीहीटिंग टेम्परेचर दिया जाता है, ठीक है। देखिए एक होता है लो कार्बन स्टील, एक होता है मीडियम कार्बन स्टील, एक होता है हाई कार्बन स्टील, ठीक है। तो लो कार्बन स्टील हो जाएगा आपको 0.05 से 0.3 तक, ये हो जाएगा आपको 3 से 0.60 तक, ये हो जाएगा आपको 0.6 से 1.2%। तो इतना कार्बन होता है, ठीक है। ये याद रखना है कि हाँ यह लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। तो इसमें कार्बन की मात्रा ये होता है 0.5 से, कहीं 6 भी दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ 0.5 से 0.30 रहेगा, 0.30 से 0.60, 0.60 से 1.2% कार्बन होता है। देखिए जब हम लोग माइल्ड स्टील की बात करते हैं, माइल्ड स्टील और कुछ नहीं है, यही लो कार्बन स्टील जो है वह माइल्ड स्टील है, जिस माइल्ड स्टील को हम लोग वेल्डिंग करते हैं। तो जब माइल्ड स्टील का वेल्डिंग करते हैं तो उसमें प्री हीटिंग पोस्ट हीटिंग करने की ज़रूरत हम लोगों को नहीं पड़ता है, क्योंकि ITI और जहाँ भी करते हैं तो इसका उपयोग होता है, तो उसमें प्री हीटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन मीडियम स्टील में, कार्बन स्टील में आपको प्री हीटिंग पोस्ट हीटिंग करना जरूरी होगा। हाई कार्बन स्टील तो फिर वेल्डिंग करने के बहुत मुश्किल है, तो इसलिए इसको वेल्डिंग करना है अगर मीडियम को तो 160 से 320 के बीच जो है आपको प्री हीटिंग करना होगा, तभी आप इसको वेल्डिंग कर पाएंगे। ओके, देखिए थर्मिट वेल्डिंग में हीट किससे प्राप्त होता है? देखिए इसमें हीट जो प्राप्त होता है, एक होता है एल्यूमिनियम और दूसरा होता है आयरन ऑक्साइड, ठीक है। दो चीज़ होता है इसमें, एल्यूमिनियम का जो चूर्ण होता है, ठीक है, बुरादा होता है, और आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है। इसमें आपको 5 भाग एल्यूमिनियम होता है और 8 भाग आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है, थर्मिट वेल्डिंग में। इसमें दोनों को मिक्सचर होता है, इसको मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम के रिबन से इसको जलाया जाता है, क्लियर ना। मैग्नीशियम के रिबन से जलाया जाता है। इसका आपको टेम्परेचर जलाने के बाद 2760 डिग्री सेल्सियस आपका इसका टेम्परेचर आ जाएगा। तो यह टेम्परेचर जब आएगा तो इसी टेम्परेचर से आपका वहाँ पर दो मेटल को ज्वाइंट कर दिया जाता है। तो अब देखिए यह कौन सा सिस्टम है, तो यह आपका हो जाएगा केमिकल रिएक्शन। कौन सा सिस्टम हो गया?
केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में आपको केमिकल में कौन कौन चीज़ होता है, एल्युमिनियम आयरन ऑक्साइड, ये आपको ध्यान रखना है। 5 भाग होता है एल्युमिनियम, 8 भाग आयरन ऑक्साइड। क्लियर। इसमें जब आग लगाना है, आग कैसे लगेगा, तो मैग्नीशियम का रिबन रहता है, उससे आग लग जाता है। आग लगा करके जलता है तो कितना टेम्परेचर, 2760 डिग्री टेम्परेचर मिलता है, उससे मेरा काम हो जाता है। ओके, आइए, GTAW प्रक्रिया में फ्लक्स की आवश्यकता होती है या नहीं होती है। तो GTAW देखिए, फ्लक्स का क्या उपयोग होता है, फ्लक्स का उपयोग होता है ऑक्साइड जो होता है या बाहरी वातावरण से ऑक्साइड को हटाना। तो उसमें ऑक्साइड को हटाना GTAW में, यानी टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में आपको क्या है, ऑर्गन हीलियम गैस का ही उपयोग हो जाता है, गैस का उपयोग हो जाता है। तो इसी गैस के कारण आपका फ्लक्स का उपयोग नहीं होता। अगर ये नहीं रहता फिर फ्लक्स का उपयोग होता। ओके, चलिए, तो फ्लक्स का उपयोग नहीं होता है ना, नॉट रिक्वायर्ड, आवश्यक नहीं है। विच टाइप ऑफ पाउडर सोर्स इज जनरली यूज, GTAW, पावर सोर्स, पाउडर नहीं, पावर सोर्स। तो पावर सोर्स कौन सा होता है, तो 2 तरह के पावर सोर्स होते हैं, ठीक है। एक होता है कांस्टेंट करेंट, ठीक है ना। तो कांस्टेंट करेंट यानी स्थिर धारा, एक होता है स्थिर वोल्टेज, ठीक है। तो स्थिर धारा और स्थिर वोल्टेज 2 तरह के मशीन उपयोग होता है हमारे वेल्डिंग में। तो वेल्डिंग में GTAW और SMA ये 2 जो आप वेल्डिंग देख रहे हैं उसमें स्थिर धारा का उपयोग किया जाता है। स्थिर धारा पर स्थिर वोल्टेज में मिग वेल्डिंग हो गया, या इसको बोलते हैं GMAW और SAW, 2 समर्ज आर्क वेल्डिंग और GMAW। इसमें कौन सा होगा, स्थिर वोल्टेज, कांस्टेंट वोल्टेज। ये याद रखना है, 2 ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं कि कौन सा मशीन यूज होता है। तो स्थिर वोल्टेज में GMAW, SAW यानी समर्ज आर्क वेल्डिंग, और GMAW तो जानते हैं मिग वेल्डिंग। स्थिर जो करंट होता है, कांस्टेंट करंट होता है, वो GTAW और SMA जो हम लोग स्टिक वेल्डिंग बोलते हैं, उसमें यूज किया जाता है और ये यूज किया जाता है। तो आपका देख लीजिए इसमें कौन सा हो जाएगा, कांस्टेंट करंट। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट कंट्रोल GMAW में वेल्डिंग करंट कौन नियंत्रण करता है। देखिए, वेल्डिंग करंट जो है, इसमें वेल्डिंग करंट के लिए अलग कुछ नहीं रहता है। जब वायर का स्पीड है ना, वायर का स्पीड बढ़ाइएगा तो अपने करंट बढ़ जाएगा, वायर का स्पीड कम कीजिएगा तो अपने करंट कम जाएगा। तो किससे होता है, यह वायर फीड की गति से होता है। ओके, चलिए। हाउ मेनी टाइप ऑफ सील्डिंग गैस आर यूज्ड, यानी GMAW में उपयोग होने वाले सील्डिंग गैस कितने प्रकार की होती है, ठीक है, कितने प्रकार की होती है। तो उसमें 3 प्रकार के हो जाएगा गैस, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस हो गया, रिएक्टिव गैस होता है, रिएक्टिव गैस एक होता है गैसों का मिश्रण, ठीक है। तो इनर्ट गैस में ऑर्गन हीलियम हो जाएगा, ऑर्गन हीलियम हो जाता है। रिएक्टिव गैस में CO2 हो जाता है। इसमें हो जाता है आपको ऑर्गन और CO2 मिक्स, इससे अलग अलग तरह के मिक्सर होते रहता है, ठीक है। लेकिन मिश्रण भी काम करता है, ये कार्बन स्टील में, ठीक है, आता है, काम आता है। CO2 जो माइल्ड स्टील का वेल्डिंग करते हैं, इसमें भी माइल्ड स्टील हो, एल्युमिनियम हो, जो भी वेल्डिंग कर सकते हैं। तो इसमें आपको 3 तरह का गैस यूज किया जाता है। आपको याद रखना होगा, ऑर्गन हीलियम, CO2 और ये सब मिश्रण है। तो ऑर्गन CO2 है, ऑर्गन ऑक्सीजन, ये सब
इसमें यूज होते रहते हैं। तो कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के हो गए। चलिए नेक्स्ट, सेमी ऑटोमेटिक एसएडब्ल्यू में ट्रेवल स्पीड किसके द्वारा नियंत्रित होता है? देखिए एसएडब्ल्यू में आपको कौन सा मशीन उपयोग होता है? कौन सा मशीन उपयोग होता है? तो स्थिर वोल्टेज वाला होता है। स्थिर वोल्टेज वाला मशीन उपयोग होता है। अभी हम लोग देखे हैं स्थिर वोल्टेज वाला मशीन उपयोग होता है। और सिल्डन समर्ज आर्क वेल्डिंग में, समर्ज आर्क वेल्डिंग 2 तरह के होते हैं। एगो होता है ऑटो, ठीक है, एगो होता है ऑटो, एगो होता है सेमी ऑटो। सेमी ऑटो 2 तरह के काम होता है, एगो ऑटोमेटिक होता है, एगो सेमी ऑटोमेटिक होता है। तो ऑटो में सब कुछ जो है मशीन कंट्रोल करता है, लेकिन सेमी ऑटोमेटिक में ट्रैवल स्पीड जो होता है, कितना तेज में हमको चलाना है, वह कौन? ऑपरेटर इसका काम करता है। ओके, चलिए तो अब अभी हम लोग देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी फंडामेंटल यूनिट है? देखिए मूल मात्रक होता है, ठीक है, मूल मात्रक एगो आता है व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। तो फंडामेंटल होता है, एगो व्युत्पन्न मात्रक होता है, जिसमें आपको लंबाई, ठीक है, द्रव्यमान और समय, तापमान और आपका करेंट, ठीक है। और तो देख रहे हैं कि आपका जो मूल मात्रक हो जाएगा वो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये 3 आपको जो है मूल मात्रक। तापमान भी होता है, ठीक है, एम्पियर जो करंट होता है वो भी होता है, ठीक है ना। तो इसका जो मूल मात्रक हो गया। व्युत्पन्न मात्रक जो इससे जो बनता है वह हो गया आपको व्युत्पन्न मात्रक। तो अब देखिए यहाँ मूल मात्रक में कौन कौन होता है? लंबाई होता है, द्रव्यमान होता है और समय होता है। तो इसमें 3 होते हैं, जिसमें ये सब नहीं हुए, ये आपका आंसर हो गया। ओके, फोर्स का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है, फोर्स का एसआई मात्रक आपका क्या हो जाएगा? फोर्स का एसआई मात्रक न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन, ठीक है ना। फोर्स का एसआई मात्रक न्यूटन हो जाएगा, जिसमें आप यहाँ देख रहे हैं न्यूटन। जूल हो जाएगा आपको कार्य का, उष्मा का, ठीक है। ये हो जाएगा आपको शक्ति का, वाट, और पास्कल हो गया आपको दाब का, ठीक है। ओके, ये देखिए 1 मीटर में कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? 1 मीटर जो है कितनी मिलीमीटर के बराबर होता है? तो 1 मिलीमीटर देखिए, एक सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर, ठीक है। और 100 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 मीटर, ठीक है ना। 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, ठीक है। 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है। ये पूछ रहा है कि 1 मीटर कितना मिलीमीटर का होगा? ये दोनों से गुना कर दीजिए, ठीक है, दोनों से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 1000 मिलीमीटर। तो कितना हो जाएगा? 1000 मिलीमीटर आपका ये आंसर हो गया। क्लियर? आइए, 1 हॉर्स पावर, ठीक है, 1 हॉर्स पावर जो है कितना किलोवाट के बराबर होता है? 1 हॉर्स पावर जो है कितने किलोवाट के बराबर होता है? तो यह आपको हो जाएगा 0.7457 किलोवाट। इसको याद कर लेना है कि 1 हॉर्स पावर जो है कितना किलोवाट के होता है। ओके,
निम्नलिखित में से प्राइम नंबर कौन है? प्राइम नंबर माने होता है प्राइम नंबर में इसका होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य यानी जो अभाज्य संख्या है वह आपको क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। तो इसका क्या होता है? या तो एक से इसमें भाग लगता है या स्वयं से भाग लगता है। स्वयं, ये दो चीज़ आपको याद रखना है। एक से लगेगा नहीं तो स्वयं से लगेगा, तो यानी सेल्फ से अगर जिस संख्या में भाग लगेगा या एक से ही लगेगा। दूसरा तीसरा किसी से नहीं लग सकता है, भाग लगेगा। तो आप समझ जाइए कि वह अभाज्य संख्या है। तो आप यहाँ देखिए 12 में 1 से भी लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, यानी आप 12 से भी लग सकता है और भी बीच में हो सकता है। 15 में 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, 5 से लगेगा, ठीक है, 15 से लगेगा, तो इसमें भी हो जाएगा। 19 देखिए, 19 में कैसे भाग लगेगा? 19 में 1 से लगेगा, नहीं तो 19 से लगेगा। इसके अलावा भाग इसमें नहीं लग सकता है किसी से। 21 में देखिए, 21 में जो है आपको 3 से लगेगा, 1 से पहले लगेगा, पहले 1 से, फिर 3 से, ठीक है, 3 से, उसके बाद 7 से, उसके बाद 21 से, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका इसमें भाग लग सकता है। लेकिन 19 में क्या हो गया कि आपको 1 या 19 ही, यानी 1 हो गया, नहीं तो स्वयं से भाग लगता है, तो क्या हो जाएगा? आपका अभाज्य संख्या हो गया। निम्नलिखित में से कौन प्रॉपर फ्रैक्शन है? ये शुद्ध विध है, प्रॉपर इम्प्रॉपर, ठीक है, शुद्ध और अशुद्ध भिन्न, ठीक है। ये शुद्ध और अशुद्ध भिन्न होता है। शुद्ध और अशुद्ध भिन्न, यहाँ शुद्ध भिन्न को देखना है। किसको देखना है? शुद्ध भिन्न को देखना है। तो आपको पता होगा कि कोई भी हम लिखते हैं, ठीक है, ये है तो इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर, ठीक है, ये आपको जानकारी होगी भी, ठीक है ना। तो इसको क्या अंश बोलेंगे? ऊपर वाले को, नीचे वाले को हर बोलेंगे। तो जब शुद्ध भिन्न होता है तो अंश जो होता है, अंश छोटा होता है, अंश छोटा और हर बड़ा, ठीक है, यानी अंश और हर, ये आप देख लिए, अंश और हर, तो छोटा अंश होगा और हर बड़ा होगा, तो यह क्या कहलाएगा? शुद्ध भिन्न कहलाएगा। लेकिन अशुद्ध भिन्न में क्या हो जाएगा? अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा, तो ये क्या कहलाएगा? ये अशुद्ध भिन्न कहलाएगा। तो अब आप देख ली सकते हैं कि हमको क्या चाहिए? शुद्ध भिन्न चाहिए। तो शुद्ध में अंश जो है छोटा होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए। तो अंश छोटा बड़ा कौन सा है? तो अंश जो है इसमें अंश छोटा है और हर बड़ा है। तो इस तरह से आपको देख सकते हैं कि इसमें शुद्ध और अशुद्ध को हम कैसे निकाल सकते हैं। ओके, तो आंसर क्या हो गया? सी नंबर। आइए, इंजीनियरिंग ड्राइंग की किस प्रकार की भाषा माना जाता है? यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है हम लोग जब यूज करते हैं तो उसको किस प्रकार की भाषा यूज किया जाता है या माना जाता है? तो आप जानते होंगे कि यह फर्स्ट में ही है ग्राफिकल लैंग्वेज, यानी चित्रात्मक भाषा इसमें उपयोग किया जाता है। ओके, आप देख रहे होंगे कि इसमें जो है आपको वाटर हो जाएगा, ऑयल हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा, केरोसिन हो जाएगा। तो इसमें किस तरह का संकेत की जरूरत होती है? कौन सा संकेत इसमें आपको काम आएगा? तो यह संकेत कौन सा हो जाएगा? जैसे देखिए इस तरह से जो आता है, तो ट्रे हो गया, इसमें ऐसे ये इतना, इस तरह का संकेत होता है। तो संकेत किसका है? लिक्विड कन्वेंशन, यानी द्रव संकेत इस तरह का पाया जाता है, ठीक है। आइए, पेंसिल लेआउट एंड वर्किंग ड्राइंग के लिए कौन सा रंग का पेपर उपयुक्त होता है? जैसे देखिए आप ड्राइंग वगैरह जब बनाते हैं पेंसिल से, ठीक है, पेंसिल से ड्राइंग बनाते हैं तो उसके लिए पेपर जो है, ये पेपर जो आप जो लेते हैं वह कौन सा पेपर, किस कलर का पेपर आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप देखे होंगे कि जब भी आप बनाए होंगे तो क्रीम कलर का ही रहा होगा। किस कलर का? क्रीम कलर का पेपर रहा होगा, सफ़ेद नहीं है, वो क्रीम कलर का होता है। ओके,
टाइटल ब्लॉक में DRN का संक्षिप्त किसे दर्शाता है? जैसे टाइटल ब्लॉक बनाते हैं, टाइटल ब्लॉक बनता है ना, इधर में टाइटल होता है DRN होता है, DRN। इसका क्या मतलब होता है? ठीक है, DRN जो उसमें लिखाता है तो वह DRN का मतलब क्या होता है? तो ये क्या कहला जाएगा कि यह ड्रोन बाय, यानी किसने बनाया, किसने बनाया, उसका वह शॉर्ट है कि DRN, यानी वह किसने बनाया। ओके, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? A नंबर हो गया। सबसे मुलायम पेंसिल ग्रेड कौन सा होता है? ठीक है, तो सबसे मुलायम आपको देखिए अत्यधिक मुलायम यहाँ लिखा भी हुआ है, HB जो है पेंसिल क्या होता है? अत्यधिक मुलायम होता है। और H जो होता है वह कठोर होता है। हम लोग जब बच्चा को यूज करते हैं HB पेंसिल मांगते हैं, ठीक है, HB पेंसिल मांगते हैं, जिसमें क्या होगा, वह दोनों मिक्स करके बनाया रहता है। ठीक है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू और फ्रंट व्यू के डैश रखा जाता है। देखिए ये है आपको फर्स्ट एंगल, ठीक है, ये है थर्ड एंगल। दो तरह के होते हैं, ठीक है ना, दो तरह के प्रोजेक्शन निकाला जाता है, जिसमें ये आप देख लीजिए, ठीक है, ये आप देख लीजिए। तो इसमें क्या होता है थर्ड एंगल में कि आपको यहाँ टॉप रहेगा, यहाँ फ्रंट रहेगा, यहाँ साइड रहेगा, ठीक है, ये थर्ड एंगल का है। ऊपर में टॉप रहेगा, फ्रंट रहेगा, साइड रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर साइड रहता है, और यहाँ पे फ्रंट रहता है, यहाँ पे टॉप रहता है। अब देख लीजिए दोनों में आपको अंतर पता चल गया होगा कि थर्ड एंगल जो होगा, थर्ड एंगल में टॉप यहाँ होता है, फ्रंट साइड होता है, क्लियर। और फर्स्ट एंगल में फ्रंट, टॉप और साइड होता है। तो अब आप मिलाइए इससे कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू, यानी टॉप व्यू, ठीक है, टॉप व्यू फ्रंट व्यू के डैश रखा जाता है, यानी फ्रंट व्यू के डैश रखा यानी इसके नीचे रखा जाता है। तो आप यहाँ देख लीजिए फ्रंट व्यू का एभव नहीं, बिलो रखा जाता है, नीचे रखा जाता है, क्लियर। ये समझ में आ गया होगा। इससे आपको दोनों क्वेश्चन डील हो जाएगा। और थर्ड एंगल का आएगा तो वो भी हो जाएगा, और फर्स्ट एंगल का आ जाएगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए ये आपका सेट कंप्लीट हुआ। इसको आप लोग बनाइए, और यह कैसा लगा आप ज़रूर इसमें कमेंट कीजिएगा, जिससे कि हम इसको और बेटर से बेटर करने का प्रयास करें। ओके, जय हिंद।